कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सिंदबाद की साहसिक यात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 19, सिंदबाद की साहसिक यात्रा। पिछली यानी बीती हुई यात्रा से लौटने पर मैं कुछ अस्वस्थ सा हो गया था, यानी कुछ बीमार सा हो गया था। लेकिन कुछ ही दिनों में विश्राम के पश्चात मेरे मन में कुलबुलाहट सी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे सागर मुझे अपनी ओर खींचने लगा था। सागर अपनी ओर मुझे खींच रहा था। मैंने जब इस बारे में अपने साथियों से बातचीत की तो यह महसूस किया कि वे सब भी यात्रा पर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, यानी यात्रा पर जाने के लिए वो सब बेचैन हैं। हमने जहाज पर बहुत सा सामान लदवाया और यात्रा पर रवाना हो गए, यात्रा के लिए चल पड़े। समुद्र को देखते ही मेरा मन उमंग से नाच उठा, यानी खुशी से नाच उठा। मार्ग में यानी रास्ते में पड़ने वाले बंदरगाहों पर अपना माल उतरवाते, बेचते और नया माल खरीदते हुए हम आगे बढ़ते रहे। एक बार कई दिनों तक हमारा जहाज बिना रुके चलता रहा। चारों ओर पानी ही पानी हो गया, जमीन जैसे धरती से गायब हो गई हो। कुछ दिन और ऐसे ही चलते रहने पर हमें एक टापू दिखा। हमने अपने जहाज़ों के लंगर डलवा दिए। कुछ नाविकों को साथ लेकर हम टापू पर घूमने निकल पड़े। वो बहुत सुंदर और हरा भरा था। चारों ओर फल वाले छायादार वृक्ष थे। हमने कुछ फल तोड़कर खाए। वहाँ पर कुछ हमने फल भी थे जो रखे थे, वो हमने खा लिए। टापू का वातावरण बड़ा सुहावना, यानी बहुत अच्छा था। मैं विश्राम के लिए एक पेड़ की छाया में लेट गया, यानी थकान की वजह से वो चाह रहा था कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तो पेड़ की छाया में वो लेट गया। थका होने के कारण मेरी आँख कब लग गई, यानी कब मुझे गहरी नींद आ गई, मैं पता ही नहीं चला और मुझे नींद में मैं सो गया। जब नींद खुली तो मैंने स्वयं को अकेला पाया। मैं वहाँ पर अकेला रह गया। मैं दौड़कर सागर तट पर पहुँचा। वहाँ कोई नाव नहीं थी, न कोई जहाज और न ही कोई मेरा साथी था। मेरी आंखों के आगे सागर लहरा रहा था, वो भी सूना सागर, सिर्फ खाली सागर था। टापू पर मैं अकेला था, पर मुझ में घबराहट बिल्कुल भी नहीं हुई। एक पेड़ पर चढ़कर इधर उधर मैंने नज़र दौड़ाई। शायद कोई यहाँ पर बस्ती हो, कोई कबीला हो जो आसपास में रहता हो। कोई बस्ती तो नहीं दिखी, लेकिन कुछ दूर एक बदनुमा सफ़ेद चीज़ दिखाई मुझे पड़ी। मैं नीचे उतरकर सफ़ेद गुंबद के पास पहुँचा और उसके चारों ओर घूमकर उसके बारे में जानने की कोशिश की। वह बहुत चिकना था, पर उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। अचानक साए साए की आवाज़ उठी, जैसे तेज आंधी आने वाली हो। मैंने आकाश की ओर देखा। एक विशालकाय पक्षी, यानी एक बहुत बड़ा पक्षी उबाक उड़ता हुआ मेरी ओर चला आ रहा था। मैं भी डर गया, भयभीत हो गया, यानी मैं डर गया। उससे बचने के लिए मैं उसी सफ़ेद गुंबद के पास छुपकर, यानी दुबक कर बैठ गया। तब मेरे भय का, यानी डर का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने पाया कि वह पक्षी भी ठीक मेरे ही ऊपर उसी गुंबदनुमा चीज़ पर आकर बैठ गया है। मेरे मस्तिष्क, यानी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी कि यह कोई गुंबद नहीं, एक सी पक्षी का अंडा है। अब पता चला कि ये अंडा था, कोई गुंबद नहीं था। इतना बड़ा पक्षी और इतना बड़ा अंडा, इसके पंजे तो वृक्ष की टहनियों से सदृश हैं। क्षण भर, यानी एक ही पल में मैंने निर्णय ले लिया कि अपनी पगड़ी उतरी और स्वयं को उसके पंजों के साथ मजबूती से बांध लिया। पूरी रात में उसी तरह रहा। सुबह होते ही उस पक्षी ने अपने डैन फैलाए और हवा में उड़ चला, यानी पंख फैलाए और हवा में उड़ चला। उसके पंजों से बंधा मैं भी साथ साथ उड़ने लगा। वह इतने ऊपर उड़ रहा था कि नीचे की धरती दिख ही नहीं रही थी, यानी आसमान से जमीन दिखने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब पक्षी दो पहाड़ों के बीच की घाटी में तेजी से उतरने लगा। मुझे चक्कर सा आने लगा। वह जैसे ही धरती पर उतरा, मैंने पगड़ी को खोलकर खुद को आजाद कर लिया।
उस पक्षी ने अपनी चोंच में एक अजगर को उठाया और हवा में उड़ गया। मैं भी दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। पक्षी के चले जाने पर मैंने इधर उधर नजर डाली। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घाटी में चारों ओर हीरे ही हीरे बिखरे हुए पड़े थे। मैं हैरान रह गया, यानी मैं दंग हो गया। इतने सारे हीरे, वह भी धरती पर बिखरे हुए। तभी सांप की फुफकार से मैं डर गया। घाटी में सांप ही सांप थे। मेरी नजर एक गुफा पर पड़ी। मैं पेड़ के ऊपर उसी गुफा में गया और बड़े पत्थर से उसमें मुंह बंद कर दिया। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। चारों ओर मरने का, यानी मृत्यु के जो दूत होते हैं, उनके बीच रहकर कोई सो सकता है क्या भला? सारे तरफ से मौत का खतरा उसे नजर आ रहा था। सुबह होने पर मैं गुफा से बाहर निकला। प्रातःकाल की सूर्य की रोशनी में यहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत, यानी बहुत ही अच्छा था। चारों ओर एक से एक छोटे छोटे बड़े हीरे जगमगा रहे थे। सांपों का नामो निशान नहीं था। मैंने कुछ हीरे अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपनी पगड़ी में। थोड़ी देर में ऊपर से मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लग गए। मुझे बचपन से सुनी कहानी याद हो गई। लोग हीरों की घाटी में मांस के टुकड़े फेंकते और बड़े बड़े उकाब उन्हें उठाकर अपने घोंसले में ले जाते। लोग उकाबों के घोंसले में मांस में चिपके हीरे इकट्ठे कर लेते थे। मुझे इस घाटी से बाहर निकलने का उपाय सूझ गया, यानी मुझे पता चल गया कैसे इस घाटी से बाहर निकलना है। मैंने मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ पर बांध दिए और चट्टानों पर बैठकर पक्षी का इंतजार करने लग गया। थोड़ी देर में कई विशालकाय उकाब भयंकर आवाज करते हुए मंडराने लगे, यानी ऊपर उड़ने लगे। एक बड़ा उकाब मेरी ओर झपटा और मांस के टुकड़े के साथ मुझे भी उड़ाकर वो ले चला। पहाड़ के ऊपर वृक्ष पर उकाबों के घोंसले थे। कई उकाब अपने घोंसले में उतरे। तभी यहाँ छिपे लोग घोंसले पर पत्थर बरसाते हुए शोर मचाने लगे। उकाब अपने घोंसलों से फिर उड़ गए। शोर मचाते लोग भागकर आए और घोंसलों में पड़े मांस के टुकड़े से चिपके हीरे चुगने लगे। ये हीरों के लुटेरे व्यापारी थे। उनमें से एक की नजर मुझ पर भी पड़ी। वह मुझे हीरो का चोर समझकर मुझसे लड़ने लगे, यानी झगड़ा करने लगे। मैंने पूरी कहानी सुनाई और अपनी गठरी से एक हीरा उन लोगों को भेंट कर दिया। व्यापारी ने मुझे पास के बंदरगाह तक पहुंचाया। समुद्र देखते ही मेरा दिल उछल पड़ा, यानी मेरा मन खुश हो गया। पास के हीरों में से कुछ हीरे बेचकर मैंने कुछ माल खरीदा। उन्हें बेचता, नया खरीदता और फिर बेचता हुआ मैं अपने शहर बगदाद पहुंच गया। अपने शहर पहुंचकर मैं बहुत खुश हुआ। यानी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संसार में ऐसी कोई भी परेशानी, समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। यदि सूझबूझ और साहस से हम समस्या का हल करेंगे तो उसका हल जरूर निकलेगा। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।